आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस बिहार बोर्ड वीवीआई का ऑब्जेक्टिव का सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं। आपका चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? तो जिस दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, वो आपका क्या हो जाती है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका क्या हो जाती है? तो धनात्मक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की फोकस की जो संख्या होती है 2 होती है। F1 F2 से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? आपका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो आपका क्या हो जाता है? चांदी हो जाता है। क्या हो जाता है? चांदी। ठीक है, इसका प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी कारण से चांदी का वायरिंग देखिएगा, जैसे टैबलेट वैबलेट में, आईफोन में, ठीक है, ये सब में चांदी उंदी का, जैसे मोबाइल वाइल फ़ोन में चांदी का वायरिंग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है इसी कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पीएच मान पीएच मान ज्ञात करने के लिए सोरेनसन एक स्केल दिया। ठीक है, पीएच स्केल जिसको कहते हैं। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन। सोरेनसन, एक सोरेनसन साइंटिस्ट हुआ जो पीएच स्केल का खोज किया, पीएच स्केल बनाया। ठीक है, अब इसने क्या है, 1 से लेकर 14 तक अंकित था उस पीएच स्केल पे नंबर। ठीक है, उदासीन विलयन के लिए बताया कि पीएच का मान कितना होगा? तो 7 होगा। ठीक है, कितना होगा? 7 होगा। तो 7 से जो कम होगी, जिसका पीएच मान 7 से, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगी, वो क्या आपका हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा वो आपका क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, और जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा, वो आपका क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। उदासीन। ठीक है, तो यही पीएच स्केल था। वो किसी विलियन में डालने के बाद वो अंकित कर देता था कि इसका पीएच स्केल कितना होगा। ठीक है, समझ गए? अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। 7 के बराबर उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। मोसले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। मोसले के आवर्त सारणी किसके आधार पे था? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। ठीक है, और मोसले का जो परमाणु संख्या में आवर्तों की जो संख्या थी, आवर्तों की संख्या वो आपका कितना थी? 7 थी। आवर्त इसमें कितने थी? 7। मोसले के आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या थी, वर्गों की संख्या कितना थी? तो 18 थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, एक मेंडलीव ने भी अपना आवर्त सारणी दिया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंडलीव, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या था?
कि मेनली जो आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे था। और इसके आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या थी, उस 7 थी, लेकिन वर्गों की जो संख्या थी वो आपका कितनी थी, तो 8 थी। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना है। देखिए 17 किसकी परमाणु संख्या होती है, तो क्लोरीन की होती है। 18 किसकी परमाणु संख्या होती है, तो आर्गन की होती है। 19 किसकी होती है, तो पोटेशियम की होती है। 20 किसकी होती है, तो कैल्शियम की हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मीन्स पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप में आती है, तो ये ग्रुप 1 में आती है। ठीक है, ग्रुप 1 में कौन कौन आती है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, इसी ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो ये सब क्या है, सब क्षारीय धातु है। देखिए हाइड्रोजन, इसको हम लोग अवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवारा तत्व। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं करते कि इस ग्रुप 1 में आया है, इसको 17 में रखे। ठीक है, इसको अवारा तत्व कहते हैं। और ये सब क्या हो गया, ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। यहाँ से बात एक और भी याद कर लीजिएगा, ग्रुप 2 आवर्त सारणी के ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, मृदा क्षारीय धातु। ठीक है, मृदा क्षारीय धातु, जिसको भूमि क्षारीय धातु भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए है जल का वहन करने के लिए, ऑप्शन बी है भोजन का वहन करने के लिए, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो जल का वहन करने के लिए होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, तो फ्लोएम का जो कार्य होता है, क्या होता है फ्लोएम का कार्य, कि जो पत्ती में जो भोजन बना है ना, उस सभी भागों में पहुंचाना। ठीक है, इसका काम होता है जो पत्ती में जो भोजन बना है उसको सभी भागों में पहुंचाना, सभी भागों में पहुंचाना। ये दोनों तरफ कार्य करते हैं, ऊपर नीचे सब तरफ जा सकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य में विकिरक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो विकिरक किसके लिए संबंधित होता है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। देखिए मनुष्य में जो विकिरक होता है वो उत्सर्जन से होता है। ठीक है, ये किडनी जो काम करता है उत्सर्जन के लिए ही क्या करता है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, और ये क्या है, विकिरक की किडनी की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो तंत्र या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पराग कोश में होता है। देखिए पराग कोश में क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कोई फ्लावर का तंतु हो गया, इसको यहाँ पे जो फूल होता है, यहाँ पे उसको हम लोग मानते हैं पराग कोश। इसी के अंदर पराग कण होती है। क्या होती है, पराग कण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पराग कोश में ही क्या होती है, पराग कण, जिसको पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु केंचुआ है। ठीक है, उभयलिंगी किसको कहते हैं ये समझिए कुछ बातों को। उभयलिंगी जंतु किसको कहते हैं? तो नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। क्या बोले? नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं, एक ही शरीर में होते हैं, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया, जोंक भी, जोंक भी क्या हुआ? उभयलिंगी होता है। घोंगा, अधिकतम जो घोंगा होता है वो उभयलिंगी होता है। पीता कृमि, ठीक है, पीता कृमि ये भी किसका होता है? उभयलिंगी हो जाता है। ठीक है, मछली एक लिंगी होता है, शेर भी एक लिंगी, बकरी भी एक लिंगी होता है। ठीक है, मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता जो हम लोग कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और मेंडल ने ही किस पे प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, मटर का पौधा पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ओजोन जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होती है? तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होती है? तो ये आपका हो जाती है क्या? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या यहीं से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2f भी लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आर इक्वल 2f हो सकती है और f इक्वल टू r/2 ई भी हो सकती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बोला गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, इसी कारण से इसको हम लोग सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? सबसे कम तो ये आपका हो जाएगा बैगनी रंग का, बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का। और यहीं से पूछे कि सर किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होती है? तो आपका विचलन किसका ज्यादा होती है? तो बैगनी का विचलन, विचलन विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होती है, ज्यादा होती है विचलन बैगनी का। और लाल रंग का जो विचलन होती है सबसे कम होती है। ठीक है, विचलन कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन भरते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपका फैराडे ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल, सोलर पैनल जो होता है उसको बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर होता है, सेमी
कंडक्टर, अर्धचालक होता है, ठीक है। इसी का ही हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपका HCl, ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है K2SO4, ऑप्शन डी NH4OH। देखिए आपको पूछा है लवण कौन है, तो इसमें K2SO4 यह लवण है, ठीक है। HCl ये आपका अम्ल है, क्या है? अम्ल। NaOH ये आपका क्षार है, ठीक है। NH4OH ये भी आपका क्या है? क्षार है, ठीक है। तो ये K2SO4 आपका क्या हो गया? लवण हो गया। देखिए पहचानने का तरीका समझिएगा कि जिसमें H प्लस आयन मुक्त कर देना, H प्लस आयन, जैसे इसमें H है, ठीक है, तो ये जल में इसको घुलाएंगे तो H प्लस आयन ही मुक्त करेगा, तो H प्लस आयन मुक्त करे उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग जल में डालेंगे तो यहाँ से मुक्त क्या होगा? OH माइनस आयन मुक्त होगा, तो इस कारण से क्या होगी? क्षार होगी, ठीक है। इसको भी जल में डालेंगे तो यहाँ से क्या मुक्त होगी? OH माइनस आयन मुक्त होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोल्डिंग देखें, सोल्डिंग मशीन, टीवी उवी में जो तार को सटाने के लिए यूज किया जाता है, उसी को तो हम लोग सोल्डर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो जो छोटा तार होता है, ठीक है, वो सोल्डिंग वायर, उसी का हम लोग यूज करके किसी दो तारों को सटाते हैं, तो असल में क्या होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टील, स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टील भी एक मिश्र धातु है, किसका मिश्रण होता है? तो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, ये लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन और जास्ता का, ठीक है। इसका किसका होता है? तांबा का होता है, टीन का होता है और जास्ता का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एथीन का आणविक सूत्र है एथीन, एथ मीन्स क्या होता है? दो कार्बन, ठीक है, और इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड। तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बॉन्ड बन भी गया, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेगी, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो इसका देख लीजिए सूत्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दो कार्बन, इसको लिख देंगे C2, H का H4, तो क्या हो जाएगा? C2H4। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मेथेन का सूत्र क्या होता है? मेथेन, मेथेन, तो मेथेन का सूत्र क्या हो जाता है? CH4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। आपका आंख बहुत दूर तक देख सकता है, अनंत बिंदु तक, ठीक है। और कम से कम कितनी देख सकती है? न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और हीरा एक सबसे अधिक कठोर धातु होती है, मतलब कठोर पदार्थ होती है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। ये हीरा और कार्बन, हीरा जो होती है कार्बन का एक अपरूप होती है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूप होती है, ठीक है। एक जो हीरा है वो किससे मिलके बनी होती है? कार्बन से बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रा होती है वो कूलम हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होती है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा का Q इक्वल टू, ठीक है, क्या होती है? IT हो जाती है। कहाँ से फॉर्मूला ये आती है? तो ये I इक्वल टू क्यू अपॉन में T से आती है, तो यहीं से Q इक्वल टू IT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। यहाँ से एक और भी हम लोग
मात्रक बना सकते हैं। आई मीन्स एम्पियर और टी मीन्स सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक? तो आवेश का मात्रक। एम्पियर मिनट किसका मात्रक? तो आवेश का मात्रक। एम्पियर घंटा किसका मात्रक? तो आवेश का मात्रक हो जाता है। ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक? तो वोल्ट विद्युत विभव का या विभवांतर का, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक हो जाता है वोल्ट। ओम किसका मात्रक? तो ओम आपका प्रतिरोध का। ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक? तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जब शोषण की प्रक्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो धोने का जो सोडा का आणविक सूत्र होता है क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होती है वो हीरा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और हीरे का जो अपवर्तनांक होती है 2.42 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और यहाँ से एक बात और भी याद करके रखिएगा, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो कौन कौन होती है? तो सोना हो जाती है, वो आपका Au चांदी हो जाती है, और प्लेटिनम हो जाती है। ये आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन ऑप्शन सी कुटपाट द्वारा पकड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अमीबा अपना भोजन कैसे पचाता है? तो रसधानी द्वारा पचाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। और मेंडल को ही आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। मेंडल क्या दिया था? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। आनुवांशिकता का सिद्धांत। ठीक है, आनुवांशिकता का सिद्धांत। और लेमार्क ने क्या दिया था? लेमार्क याद है कुछ? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। ठीक है। न्यूटन ने तो तीन गो नियम दिया था। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। जूल किसका मात्रक होता है? तो कार का मात्रक क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। या आपका ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ठीक है। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है। ठीक है। और शक्ति का मात्रक एचपी भी होता है। एचपी, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर। ठीक है, याद करिएगा इस बातों को। एक एचपी कितना वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जिप्सम को ही 100 डिग्री के आसपास तक गर्म करने से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, जैसे हाथ टूटता है उसमें वाइट वाइट देखते हैं,
तो वो असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? तो जब जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तभी जाके आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, क्योंकि वहां से जल सूख जाएगी तभी जाके। ठीक है, यहाँ से देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका भी है कि देखिए CaSO4 है ना, एक अणु है तो उसका क्या है, जस्ट दुगुना H2 है। ठीक है, दुगुना में H2 है, और यहाँ जल क्या है, कम है। SO4 एक है तो उसका आधा H2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का जो वर्ण का जो रंग होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, पौधे की पत्ती में। और ये आपका क्लोरोफिल का जो रंग होता है ये कैसा होता है? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्लोरोफिल में यदि पूछ दे कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, और मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है बताइएगा? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है। आवास सानी के ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, ग्रुप 2 में। और ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? अभी बताए थे, मृदा क्षारीय धातु बोलते हैं। मृदा क्षारीय धातु कहते हैं, मृदा क्षारीय धातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नर युग्मक कहलाता है। तो नर युग्मक क्या कहलाता है? तो आपका शुक्राणु नर युग्मक कहलाता है, मेल गैमिट्स। ठीक है, अंडाणु जो कहलाता है वो मादा युग्मक कहलाता है, फीमेल गैमिट्स कहलाता है। ठीक है, निषेचन किसको कहते हैं? जब मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन आपका ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही ग्लूकोज जो हम शोषण करते हैं वही ऑक्सीजन से के साथ दहन होकर, ठीक है, अपघटित हो जाता है। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपघटित होकर हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और CO2 निकलता है। यही एनर्जी हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? तो ATP के फॉर्म में। ठीक है, ATP के फॉर्म में। ठीक है, इसी कारण से तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति, शक्ति मीन्स वाट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वोल्ट आपका किसका मात्रक होता है? तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में क्या हो जाता है? Q हो जाता है। प्रति एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया को विभवांतर कहते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया को विद्युत विभव कहते हैं। जूल किसका मात्रक हो जाएगा? जूल, तो ये आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा, या हम लोग कह देते हैं ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, कूलम किसका मात्रक हो जाएगा? तो कूलम आपका आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी बातें यहाँ से ध्यान में रख लीजिए। ऊर्जा का यदि ऊर्जा का मात्रक और भी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होती है? तो 1.6 गुने 10 के पावर क्या होती है? 10 के पावर -19 जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक और भी आता है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होती है? तो ऊर्जा का ही मात्रक होती है। ठीक है, किलोवाट घंटा। एग्जाम में भी आया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होती है? बता दे कि आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए बता देते हैं, बता देते हैं क्या हो जाता है। आसपास हम बदलते हैं किलोवाट घंटा को जूल में,
तो देखिए यहाँ पे बदल देते हैं, तो किलो वाट घंटा, किलो वाट को हम लोग बदल दीजिए। देखिए 1 किलो वाट को हम लोग 1000 वाट कह सकते हैं, और घंटा को हम लोग मिनट में बदल दें, मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलिए, तो ये आपका किस में आएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एक तरह से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 4×1 = 36, गुने 1 2 3 4 5, 10 के पावर क्या हो जाएगा 5, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करिएगा तो 3.6 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 6 जूल आ जाएगा। यही आपका 1 किलो वाट घंटा के बराबर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए होमवर्क में कुछ एक ऑब्जेक्टिव दे दे, जो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आगे दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला भी सोडा कहते हैं, ठीक है, जिसको खावा सोडा भी कहते हैं, हाँ ठीक है, किसी खाना को कुरकुर बनाने के लिए, खस्तादार बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 हो जाता है। क्या हो जाता है, NaHCO3। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, तो NaH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको एक और भी नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, और KOH को क्या कहते हैं, तो कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। ठीक है, और KOH को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आपका इसमें एक क्वेश्चन रहेगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, बताना होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो में हम लोग इतना ही तरह देते हैं। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 2 3 4 5 क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, कि इससे आपका पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग और भी आगे सेट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑन रखिएगा, जिससे जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले आपको तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।